बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी शेयर करते हैं जी विंडोज़, और ये विंडो शेयर हो गई जी। स्क्रीन आ गई जी आपके सामने, इसको एक दफ़ा देख लें। इज़ द स्क्रीन क्लियर जी? चलें बिस्मिल्लाह करें जी। अभी अपने माइक शेक सारी चीज़ें ऑफ कर दें। अब इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 2006 CSS 2006 की कॉम्प्रीहेंशन। नॉर्मली मैं हर लेक्चर में एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन के जो बेसिक रूल्स हमने वज़ा किए या किताबों में पढ़े या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की किताबों में जितना भी इसके बारे में लिंग्विस्टिक में डिटेल हमारे सामने आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि आपने किसी भी पैसेज को इस वे में अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि कम्प्रीहेंशन का लफ्ज़ी मतलब भी टू अंडरस्टैंड होता है। तो इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है जैसे कि आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएं, ना उसमें कुछ आपने खुद से डालना है या उसमें या कोई चीज़ जो काम की उसने बात है उसको आइडिया को ओमिट करना है, और जो गिवन सवाल हैं उन सवालों को सामने रखते हुए खुद से उसके आंसर प्रोड्यूस करना है। तो इसका प्रोसेस क्या किया जाता है, हम करते हैं कि सबसे पहले तो देखते हैं सवाल क्या है। तो ये हमारे सामने 5 सवाल आ गए हैं, ठीक हो गया जी। ये अगर आप देखें 5 क्वेश्चंस हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी रहे कि जी यही 5 सवाल हैं, ठीक है। इनका हमने जवाब देना है खुद से। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। नॉर्मली यहाँ ब्रैकेट में लिखा होता है इन योर ओन वर्ड्स, तो ये अंडरस्टूड है, आपने अपने अल्फाज में देना है, ठीक हो गया। इसके लिए तरीका कार ये है कि हम एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं और जितने भी सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका आंसर यहाँ रफ में लिखेंगे, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। लेकिन यहाँ पर जो हमने आंसर लिखने होते हैं वो अपने वर्ड में नहीं लिखने होते। रफ ड्राफ्ट में हम क्या करते हैं कि यहाँ जितने भी आंसर्स होते हैं वो हम यहाँ से जितना भी एरिया हम आंसर्स को ब्रैकेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उनको एज इट इज राइटर के वर्ड्स में, मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर इस पूरे पैसेज में से है, तो राइटर के बेसिक पॉइंट्स उठा लेंगे, पैसेज के कौन से बेसिक पॉइंट में उसने बात की वो यहाँ लिख देंगे, और जब इसको नीट करने लगेंगे तो अपने अल्फाज में रीफ्रेज कर देंगे, अपने वर्ड में कर देंगे। तो इससे एक जो आंसर है, एलिमेंट है एक्यूरेसी का, वो बरकरार रहता है कि आपने एग्जैक्ट वही बात की जो बात उसमें रिफ्लेक्ट हो रही थी। पहला रूल जो हम कॉम्प्रीहेंशन में करते हैं कि बजाय पैसेज पढ़ने के हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ये बड़ा आसान होता है कि फिर इसके बाद आप स्किमिंग कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। ये नॉर्मल टेक्निक्स जीआरई और आइल्स वगैरह और टॉफल में भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो देखते हैं जी पहला सवाल क्या है। गिव इन 30 वर्ड ऑफ योर ओन वर्ड्स, या गिव इन 30 ऑफ योर ओन वर्ड्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पैसेज ऑफ कैप्टन ब्राउन। अब उसने कहा है कि इसमें कुछ रिजल्ट्स निकले हैं, कुछ सबक निकले हैं, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपने क्या लर्न किया। अब गौर से सवाल को देखना है, वो ये नहीं कह रहा कि इस पैसेज के अंदर जो कैप्टन ब्राउन से मुतलका है उसमें कौन सी फैक्ट्स डिस्कस हुए, कौन सी बेहतरीन चीजें डिस्कस हुई, किस चीज पे क्रिटिसिज्म किया गया। नो, नॉट एट ऑल। वो ये कह रहा है कि हमने इससे क्या लर्न किया, व्हाट वी लर्न, हमने इससे क्या सबक सीखा, कि जो इस पैसेज में कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फिलॉसफी, कोई भी एग्जाम्पल, किसी भी सोसाइटी, किसी भी बारे में जो डिस्कशन की गई है उससे हमने क्या लर्न किया। तो ये आपका अपना क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए कि आपने इसमें से ये लर्न किया। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, जहां काम की बात लिखी मिलेगी उसको आप अंडरलाइन भी करेंगे, जहां काम की बात लिखी मिलेगी आपको पॉइंट बनाकर यहाँ पर लिख देंगे, 5 7 8 पॉइंट बना देंगे। एक सेंटेंस नॉर्मली 6 7 वर्ड्स का होता है, तो अगर आपने 30 वर्ड्स में आंसर लिखना है तो 5 से 6 पॉइंट्स आपके पास यहाँ काम के होने चाहिए जो इसमें डिस्कस हुए और उससे आपने क्या रिजल्ट निकाला, यानी पॉइंट वाइज। तो फिर अपने वर्ड में आप इसको कर देंगे। दूसरा सवाल क्या है, व्हाई डिड द लेडीज ऑफ क्रैनफोर्ड डिसलाइक द कैप्टन। उस जिस भी जगह का जिक्र है, क्रैनफोर्ड यूके का कोई इलाका है, वहां का जिक्र है, तो वहां की औरतें वहां पर मौजूद कैप्टन को क्यों डिसलाइक करती थी, क्योंकि यहाँ पे उसने उसका जिक्र कर दिया कैप्टन ब्राउन के नाम से। तो हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैप्टन ब्राउन कोई कैरेक्टर है इस गिवन पैसेज में, जो कुछ ना कुछ ऐसा करता होगा जिसको उस वक्त वहां की खवातीन को बुरा लगता होगा या वो उनको
छेड़ता होगा, तंग करता होगा, उनका मजाक उड़ा, कुछ तो है करता होगा। वो हम जब पैसेज पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगी। तो पहले दो सवालों में तो बड़ी मुमासलत नजर आ रही है। वो क्या है कि आपने अपने अपने अल्फाज में लिखना है कि आपने इस पैसेज से क्या लर्न किया। तो दूसरे में वो कैप्टन ब्राउन और उन औरतों के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पैसेज में कुछ ऐसा जरूर है जिसमें वहां के रहने वाले जो खवातीन थी वहां मौजूद कैप्टन ब्राउन से किसी न किसी वजह से वो बहुत ज्यादा तंग थी, और वो जो तंग थी उसकी वजह इस पैसेज में पता चलेगी। अच्छा, व्हाट रीजंस वर गिवन, ये चीज वो लेडीज उसको डिसलाइक क्यों करती थी, एक तो ये है, और रीजंस क्या थी। ठीक है। अच्छा, एयर पोलाइट, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस कंस्ट्रक्शन। एयर पोलाइट का मतलब क्या है, हर चीज जो कान में पड़ जाए उसको सुन लेना, या हर एक की बातों में आ जाना, इस तरह की ये टर्म है, इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। ये फ्रेजेस इसमें क्योंकि पूरे के पूरे उसमें यूज किए गए हैं इस पैसेज में, तो यहां पर उसने इसके सिनोनिम नहीं पूछे उस तरह से, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन पूछी है। तो फॉर ग्रास्पिज्म का मीनिंग क्या है और उसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। द इन्वेजन ऑफ देयर टेरिटरीज, इसका मीनिंग क्या है और इसकी इम्प्लीकेशन क्या है इस फ्रेज की इस पैसेज के अंदर। सेंट टू कोवेंट्री, इसकी मीनिंग क्या है और इसकी इम्प्लीकेशन क्या। तो ये बड़ा टेक्निकल थी, ये कॉम्प्रीहेंशन भी 2006 में प्रेसी भी बड़ी टेक्निकल वे से डील करनी थी, कॉम्प्रीहेंशन भी। तो जो सवाल दिए होते हैं वो इतने सादा नहीं होते। ठीक है। अब हम रूल नंबर 2 के तहत पूरा पैसेज पढ़ेंगे और उसके बाद हर एक सवाल का जवाब फाइंड आउट करने के लिए उसको ब्रैकेट करेंगे। वो जहां जहां से भी हमें मिलेगा हम उसको क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट लगाते जाएंगे और साइड पे 1 1 लिख देंगे कि भी क्वेश्चन नंबर 1 की ब्रैकेट आई है। इसका मतलब ये सारा डाटा जो है क्वेश्चन नंबर 1 में हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जामिनर के वर्ड में, और फिर अपने वर्ड में रिफ्रेश कर देंगे। फाइनल ड्राफ्ट यानी एक नीट ड्राफ्ट बनाएंगे इसके बाद। चलें जी, इसको रीड करते हैं। तो कुछ चीजें मैं सवाल पहले पढ़ने का इसलिए कहता हूं कि आपके जहन में खाका बन जाए। तो एक तो सवाल हमारे सामने देख लें, मेरे सामने भी स्क्रीन, आपके सामने वो इतनी स्क्रीन नजर आ रही है जो मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ सवाल तो कहीं नहीं लिखे हुए। ठीक है, सवाल अब मेरे जहन में और आपके जहन में। पहला सवाल क्या है कि इस पूरे के पूरे पैसेज से मैंने और आपने लर्न क्या किया, यानी कैप्टन ब्राउन की बारे में जो ये पैसेज है। दूसरा, वहां की लेडीज जो क्रैनफोर्ड की लेडीज थी वो उसको डिसलाइक क्यों करती थी। और नंबर 3, रीजंस क्या थी। उसके अलावा कुछ टर्म्स उसने यूज की, एयर पोलाइट की इम्प्लीकेशन क्या, और आखिर में उसने कहा जितने भी फ्रेजेस यूज किए हैं उनके मीनिंग और उनका यहाँ पर इम्प्लीकेशन असरात के ऊपर आपने बात करनी है। तो इसका मतलब ये कोई एंटोनिम सिनोनिम नहीं लिख देने, सॉरी डायरेक्टली सिनोनिम या वर्ड मीनिंग नहीं लिखने, कुछ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो बड़ी टेक्निकल तरीके से इस 20 नंबर के सवाल को हैंडल करेंगे हम, और प्रॉपर तरीके से 20 में से कोशिश करेंगे 17-18 नंबर का जवाब हम लिखें। इस तरह से हम इसको रिप्रोड्यूस करके लिख दें कि 17-18 नंबर एग्जामिनर हमें देने पे मजबूर हो, और यही स्मार्ट वर्क भी कहलाता है। तो जब जहन में सारे सवाल बैठ जाते हैं ना, तो जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हैं तो बात का ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस कर करके आपको पता चल जाता है, अच्छा हाँ यहाँ पे तो पहले सवाल, दूसरे सवाल, तीसरे सवाल का जवाब छुपा है, ये उस पर बात हो रही है। चलें जी, आते हैं पैसेज के ऊपर। तो अच्छा जी, वो कहता है एलिगेंट इकोनॉमी, how naturally one fall back into the phraseology of Cranford. Their economy was always elegant and money spending always vulgar and ostentation, a sort of sore graspism which made us very peaceful and satisfied. बड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन काम की बात की है। वो कहता है एलिगेंट इकोनॉमी, कमाल की मईशत, हाउ नेचुरली वन फॉक बैक इनटू द फ्रेजियोलॉजी ऑफ क्रैनफोल्ड। वो कहता है क्रैनफोल्ड के अंदर एक स्पेसिफिक फ्रेज यूज किया जाता था। क्रैनफोल्ड के रहने वाले लोग जो हैं, या वहां में मौजूद, फॉक का मतलब लोग या पीपल होते हैं, तो वो कहता है क्रैनफोर्ड के लोग एक स्टाइल के साथ बात किया करते थे, एलिगेंट इकोनॉमी। वो एक फ्रेज यूज करते थे अपने लिए या अपनी मईशत के लिए कि हमारी क्या कमाल की इकोनॉमी है, क्या ग्रेसफुल इकोनॉमी है। देयर इकोनॉमी वाज ऑलवेज एलिगेंट। अब राइटर कह रहा है बिल्कुल मानने को तैयार हूं मैं कि उनकी इकोनॉमी कमाल की और बहुत ही ग्रेसफुल थी, यानी कि इसका मतलब यह है कि क्रैनफोर्ड के अंदर इतनी बेहतरीन मईशत थी कि लोग अमीर थे, लोग बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे, लोगों के पास तमाम तर वसाइल जिंदगी गुजारने के ज्यादातर अमाउंट में, अबंडेंस में, प्रोलिफरेटेड
इन अबंडेंस उनके पास मौजूद थे, वहां के लोग बहुत खुशहाल थे, क्योंकि पहले शुरू में वो कहता है कि जो एलिगेंट इकोनॉमी है, ये वहां के लोग फ्रेजियोलॉजी ऑफ क्रैनफोर्ड के रहने वाले लोग अपने स्टाइल में, अपने फ्रेजेस में ये वर्ड बोलते थे कि हमारी इकोनॉमी बड़ी एलिगेंट है। आगे राइटर कहता है देयर इकोनॉमी वाज ऑलवेज एलिगेंट, हाँ हमेशा उनकी इकोनॉमी तो बहुत बेहतर थी, लेकिन एंड मनी स्पेंडिंग ऑलवेज वल्गर एंड ऑस्टेंटेशन, लेकिन जो पैसे वो स्पेंड करते थे, ज़रा कमाते थे तो अच्छी इकोनॉमी थी, लेकिन वो जो पैसे स्पेंड करते थे वो बहुत ही वल्गर बेहुदा तरीके से करते थे, इसराफ करते थे, फजूल खर्ची करते थे। इसके लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड है ऑस्टेंटेशन के लिए, फ्लैम्बॉयंस, फ्लैम्बॉयंट किस्म की, यानी जो माल कमाया याशी में उड़ा दिया और इसराफ किया, फजूल खर्ची की, जो चीज नहीं भी चाहिए उस पर भी लगा दिया, महंगे महंगे कपड़े पहन लिए और अजीबोगरीब टाइप की जो है नमूदो नुमाइश करना शुरू कर दी। तो वो कहता है, राइटर कहता है उनकी इकोनॉमी जिस तरह के उनके वहां एक फ्रेजियोलॉजी, क्रैनफोर्ड का एक स्टाइल था बात करने का कि बड़ी अच्छी हमारी इकोनॉमी है, वो कहता है इकोनॉमी तो उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन साथ साथ वो जो खर्च करते थे, स्पेंडिंग करते थे, वो बहुत बेहुदा और बहुत इसराफ यानी फजूल खर्ची के तरीके से करते थे। अ सॉर्ट ऑफ सॉर ग्रास्पिज्म व्हिच मेड अस वेरी पीसफुल एंड सेटिस्फाइड। कहता है ये जो चीज है ना उनकी स्पेंडिंग जो है, कि वो बहुत बेहुदा तरीके से स्पेंडिंग करते थे, फजूल खर्च थे और म्याना रवीनी इख्तियार करते थे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली फ्यूचर को सामने रखते हुए चीजों को मैनेज नहीं करते थे, बल्कि जो कमाया वो खर्च दिया और एक देखा देखी इस चीज में पड़ गए। वो कहता है कि इस फजूल खर्ची की वजह से या इस फजूल खर्ची के एलिमेंट को देख के, उनकी इकोनॉमी को देख के तो बंदे को जेलसी होती है, यार बड़ी कमाल इकोनॉमी, लेकिन इस फजूल खर्ची के एलिमेंट को देख के एक सेटिस्फेक्शन और पीसफुल हमारे जहन में एक थॉट पैदा होती है कि अंगूर खट्टे हैं। अब ये अंगूर खट्टे हैं क्या है, वो कहता है अंगूर खट्टे हैं, सॉर ग्रेस्पिज्म का मतलब ये है कि जिस चीज तक आपकी रीच ना हो सके, आप पहुंच ना सकें, जिस चीज तक आप जा ना सकें, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि यार ये होगी ही फजूल। जाहिर सी बात है वो लोमड़ी अंगूर खाना चाहती थी लेकिन वो उस तक पहुंच ही नहीं सकी, तो उसने कहा हाँ ये अंगूर खट्टे होंगे, अच्छी बात है मैं इस तक नहीं पहुंच सकी। तो वो कहता है जहां तक इंसान पहुंच नहीं सकता, उनकी एलिगेंट इकोनॉमी क्रैनफोर्ड के लोगों की तो हमें पता है, और उनकी बड़ी वल्गर किस्म की और बड़ी ही फ्लैशी किस्म की और बड़ी फ्लैम्बॉयंट किस्म की स्पेंडिंग थी वो भी हमें पता है, लेकिन अब हम उसकी स्पेंडिंग को क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई इसलिए कर रहे हैं, उसकी वजह यह कि हमारे पास तो वैसी इकोनॉमी है ही नहीं, हमारे लिए अंगूर खट्टे हैं। I shall never forget the dismay felt when certain Captain Brown came to live at Cranford। अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वो कहता है मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता, इसका मतलब है राइटर अपनी आप बीती बता रहा है, राइटर उस वक्त क्रैनफोर्ड में मौजूद था। वो कहता है आई शैल नेवर फॉरगेट, मैं ये भूल नहीं सकता, द डिस्मे, डिस्मे होता है डिसअपॉइंटमेंट, बुरा लगना, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि शॉक हो जाना, पैनिक हो जाना। वो कहता है मैं वो चीज नहीं भूल सकता जब लोग शॉक हो गए थे, पैनिक हो गए थे। क्यों? एक सर्टन, एक अजीबो गरीब सा कोई कैप्टन ब्राउन था, केम टू लिव एट क्रैनफोर्ड, जो आया कहीं और से आया और क्रैनफोर्ड में रहना शुरू हो गया, एंड ओपनली स्पोक ऑफ हिज बीइंग पुअर, नॉट इन विस्पर टू एन intimate friend, the doors and windows being previously closed, but in public streets in loud military voice, alleging his poverty as a reason for not taking particular house। क्या बात है। अब ये बड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन बड़ा कमाल का सेंटेंस है। राइटर कहता है कि मैं भूल नहीं सकता कि उस वक्त जो क्रैनफोर्ड के लोग थे उनमें कौन किस किस्म का पैनिक और डिसअपॉइंटमेंट आ गई थी, किस वजह से कि वहां एक सर्टेन किस्म का एक बंदा कोई आ गया रहने क्रैनफोर्ड में, उसका नाम कैप्टन ब्राउन था, और उसकी बड़ी गलत आदत ये थी कि वो किसी के कान में अकेले में, जब घर के खिड़कियां दरवाजे बंद होते हैं, यानी जब आप प्राइवेट बैठे होते हैं, तो किसी को कहता है कि यार मेरे हालात बड़े खराब हैं, मैं गरीब हूं, बजाय ये करने के वो ओपनली लोगों में बैठ के, लोगों के पास जाके, लोगों की महफिल में सड़कों गलियों से गुजरते हुए ओपनली कहता था हाय मैं मर गया, हाय मैं बड़ा गरीब, हाय मेरे पास घर खरीदने के पैसे नहीं, हाय गुर्बत। अब ये बड़ा ज्यादा तकलीफ दे साबित है। जाहिर सी बात है कि वहां के लोग, क्रैनफोर्ड के लोग तो अपनी इकोनॉमी पे बड़ा फख्र करते थे, वो कहते थे कि हमारी एलिगेंट इकोनॉमी है, बड़ी नमूदो नुमाइश किया करते थे और कहते थे हमारे पास तो बड़ा पैसा है,
महंगी महंगी चीजें रखते थे, बेशक खाने को रोटी ना हो, महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, क्योंकि वो उस स्टेटस को बरकरार रखना चाहते थे। अब वो जो स्टेटस को था उसको बरकरार रखने के लिए उन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को एलिगेंट इकोनॉमी खुद से भी कहना शुरू कर दिया था। और उनका बेसिकली ये एक फ्रेजियोलॉजी थी कि जो भी क्रैनफोर्ड से निकल के कहीं जाए वो लोगों में जाके मशहूर करे कि यार वहां की इकोनॉमी बड़ी एलिगेंट है। अब जहां की इकोनॉमी एलिगेंट हो वहां पे एक शख्स आके शोर डालना शुरू कर दे, बहस करना शुरू कर दे, पब्लिकली ये कहना शुरू कर दे हाय मैं तो यहाँ पे आके मर गया, मेरे पास तो पल्ले पैसा ही कुछ नहीं, मैं तो यहाँ घर तक नहीं बना सकता, कैसा बद इकोनॉमी यानी वो मईशत का तो बदतरीन हालात है मेरे कि मैं इतना पुअर हूं। अगर लोगों की इकोनॉमी बेस्ट है, लोगों के पास इतना खुला पैसा है, लोग इतने बेहतर तरीके से रह रहे हैं, तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? समझ आ रही है आपको इस तजाद की कि अगर आपकी इकोनॉमी एलिगेंट है तो इंसानी तौर पर, फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर आपके ऊपर एज ए ह्यूमन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं? जवाब में है कि अगर कर रहे हैं तो फिर कैप्टन ब्राउन जैसे शख्स को इतनी इतनी बातें कहने की क्या जरूरत है? तो यहां से एक लोगों के अंदर पैनिक और डिसअपॉइंटमेंट कैप्टन ब्राउन की वजह से आना शुरू हुई। तो यहां से आपको पता चलेगा व्हाई डिड द लेडीज ऑफ क्रैनफोर्ड डिसलाइक कैप्टन ब्राउन। अब मर्द हजरात, आपको पता है मर्दों की नेचर कुछ और होती है, लेकिन खवातीन चूंकि आपस में मिलती हैं, बातचीत करती हैं, और उस वक्त क्रैनफोर्ड में वो हाई सोसाइटी खवातीन थी, पार्टीज में मिलती थी और हाई टीज में मिलती थी और इवनिंग में मिलती थी, और डिफरेंट किस्म के जो उनकी अपनी, आपको पता ना, हाई क्लास की एलिगेंट इकोनॉमी के रहने वाले लोगों की इंटरेक्शन होते हैं। तो उसमें वो फिर कहती थी हाँ ये कैप्टन ब्राउन जो है ये हमें हर वक्त बेइज्जत करता रहता है, अब क्या करें? ये कहता है मैं गरीब हो गया, गरीब हो गया, तुम तो कहते हो बड़ी एलिगेंट इकोनॉमी है, अगर एलिगेंट इकोनॉमी है तो इसको भी कुछ दो, और इसको हम कुछ दे नहीं सकते। दे क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये एलिगेंट इकोनॉमी तो नाम की है, प्रैक्टिकली तो है ही नहीं। आगे देखते हैं हम। अब वो कहता है द ladies of Cranford are already moving over the invasion of their territories by a man and a gentleman। वो कहता है उस वक्त की जो लेडीज थी क्रैनफोर्ड की, वो तो ऑलरेडी मूविंग अगेंस्ट, देवर अगेंस्ट कि एक सर्टन अननोन बंदा जो है और वो उनकी टेरिटरीज में आ गया है, वो उनकी जगहों पे आके बैठ गया है और वहां उनके साथ रहना शुरू कर दिया। वो कहता है उस वक्त की औरतें तो उसके रहने को कबूल करने को तैयार नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है, एक बंदा जो कहता है मैं गरीब हूं तो फिर वो गरीबों जैसे कपड़े भी पहनता होगा, फटे पुराने जूते भी होंगे, दरवेशों की तरह जिंदगी भी गुजारता होगा। तो उस बंदे के वहां मौजूद होने की वजह से वहां की औरतें तो पहले ही उसके खिलाफ थी, और जब उसने चीखो पुकार शुरू कर दी गलियों सड़कों इज्तमात और हर जगह जाके कहना शुरू कर दिया कि मेरे तो बड़े बुरे हालात है, मुझे तो यहाँ घर बनाने के मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनको तो इंसल्ट फील होती थी कि हमने तो एक इमेज कुछ और बनाया हुआ था। He was half-pay captain and had obtained some situation on a neighboring railroad। अब देखिए ना, अब बात समझ आई। अच्छा, वो उन लोगों के साथ भी नहीं रहता था, वो जो पटरी नहीं होती, जिस तरह हमारे यहाँ भी आप बड़े शहरों में देखते हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी और बड़े बड़े शहरों में जहाँ से ट्रेन गुजरती है, तो पटरी के पास, ट्रेन के पास, रेल रोड के साथ कुछ कच्ची आबादियां आबाद हो जाती हैं, खुली जगह होती है ना वहाँ, तो ज़्यादा ट्रेन का शोर होता ज़्यादातर नहीं रहते। लेकिन बड़े पोश एरियाज, डीएचएज और बड़े बड़े एरियाज और आपके जिस तरह ये बहरिया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ सोसाइटीज और बड़े बड़े खयाबाने अमीन, तो पता नहीं क्या क्या नाम है, ये तो ऐसी जगहों पे आबाद नहीं होते। तो वो उनके सामने, उनके घरों, उनकी आबादी के सामने कहीं रेल गाड़ी गुजरती होगी और उसके पीछे कहीं पटरी होगी, रेल रोड होगी, वहां कहीं आके ये रहना शुरू हो गया था। अब आप गौर से देखें। और दूसरी बात, वो कहता है ही वॉज अ हाफ पे कैप्टन। राइटर कहता है हाफ पे कैप्टन की टर्म बेसिकली ज्यादातर यूके में इस्तेमाल होती थी 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी में। इसका मतलब हाफ पे कैप्टन का ये होता था कि कोई भी फौजी जो जिस भी ओहदे से रिटायर्ड होगा, उस ओहदे से रिटायर्ड होने के बाद उसकी जो तनख्वाह है उसकी आधी अमाउंट उसको बजौर पेंशन मिला करेगी। तो उसने कई जंगों में भी हिस्सा लिया हुआ था और वो सारी जिंदगी फौज में रहा था, एक कैप्टन था। अब वो चूंकि रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा था, बाबा हो गया था, बूढ़ा हो गया था, तो अब वो क्या सीन था जी, उसको अपनी जितनी लास्ट विड्रॉन तनख्वाह उसकी सैलरी होगी उसका आधा उसको पेंशन के तौर पे मिल रहा था। और ऑब्वियस सी बात है, इस हालात में जब वो एलिगेंट किस्म के लोगों के कपड़े और उनके दीदा जेब किस्म के रहन सहन को और बाकी चीजों क्रैनफोर्ड में देखता होगा तो उसको तो तकलीफ होती थी। तो वो कहता है he was half pay captain and obtained some situation and neighboring railroad which he had been vehemently petitioned against by the little town।
उसने कहा है कि एक तो वो हाफ पे था, इसको तो एक तो उसको पेंशन आधी तनख्वाह का जो आधा हिस्सा वो मिलती थी, उसको पेंशन मिलती थी, यानी कमाई का जरिया उसके पास नहीं था। दूसरा, उसने उन लोगों का जो क्रैनफोर्ड का वहां की एलीट रहती थी, ऑब्वियस सी बात है एलिगेंट इकोनॉमी तो सभी एलीट होंगे, उनके नेबरिंग में, उनके बिल्कुल हमसाया में रेल रोड के साथ ही एक जगह पे, एक टेरिटरी, एक जगह पे उसने अपने आप को आबाद, एक लिटिल टाउन में, एक कच्ची आबादी में आबाद कर लिया था। अब यहाँ पर है वेहेमेंटली पटिशन्ड। तो वेहेमेंटली पटिशन का लफ्जी मतलब है कि बड़ा ही पैशनेटली उसने अपने आप को जहां जब वहां पे आबाद किया, तो उसका आबाद होना इटसेल्फ क्रैनफोल्ड की एलिगेंट लोगों, एलिगेंट इकोनॉमी के खिलाफ एक पटिशन थी कि अगर तुम इतनी एलिगेंट इकोनॉमी हो, इतने बड़े लोग हो, इतने पुरतायुश जिंदगी गुजारते हो, इतनी ज्यादा तुम्हारी ऑस्टेंटेशियस टाइप की स्पेंडिंग है, फ्लैम्बॉयंट किस्म की स्पेंडिंग है, तो तुम्हारे साथ जो गरीब कच्ची आबादियां हैं, रेल रोड के पास रहने वाली कॉलोनीज हैं और वहां के जो टाउन्स हैं, उनके हालात क्यों नहीं बेहतर होते? तो यहां से बात समझ आती है, दो तरह का समाजी निज़ाम, दो तरह का फाइनेंशियल सिस्टम, यानी समाज में भी और मईशत में भी, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। तो ये क्रैनफोर्ड में एक ही वक्त में एलीट भी रह रही थी और एक ही वक्त में पुअर भी रह रहे थे। लेकिन इशू ये था कि कैप्टन ब्राउन के आने से पहले उस रेड रोड टाउन में रहने वाले लोग अपनी पॉवर्टी का मातम नहीं करते थे, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, इतने कॉन्फिडेंस भी नहीं थे। ये जब उन चीजों का मातम करता था, ये जब उस चीज को ऊंचा ऊंचा बोलता था स्ट्रीट्स में जाके इस तरह, तो औरतें तो पहले इसके वहां पे आने से परेशान थी कि क्रिटिसिज्म करता है और उनकी टेरिटरी में घुसा हुआ है और क्यों आ जाता है उनकी तरफ। एक तो वहां पे फिर हम अब इस इतनी कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज तक ही रहेंगे ना, उस वक्त की क्रैनफोर्ड की हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, आज से 150-200 साल पहले क्या होता था। कुछ हद तक मुझे चूंकि पता है इन चीज़ों का, हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये जो क्लास सिस्टम है ये यूके में बहुत ज़्यादा होता था। इवन के वहाँ पर इस किस्म की क्लासेस होती थी कि हाई सोसाइटी का एरिया जो होता था उसमें आम बंदा एंटर भी नहीं हो सकता था, उन रोड्स पे भी नहीं चल सकता था। आज के भी आप मॉडर्न लंदन में जाए ना, तो लंदन में जोन्स बने हुए हैं, यानी वही बर्गर अगर आपको 7वें दर्जे के गरीब तरीन इलाके के लंदन में साइड रिमोट एरिया में जाना है तो सस्ता मिलेगा, और वही आप सेंट्रल लंदन में जाएंगे तो महंगा। इसी तरह सेंट्रल लंदन में रहाइश भी महंगी है, तो उस हिसाब से वो अपने आप को अमीर और बड़ा कुछ समझते थे। तो यही बहुत बड़ा इशू था कि इससे पहले भी ये मामला चल रहे थे क्रैनफोल्ड में, और उसकी इकोनॉमी की पूरी दुनिया में धूमें थी। लेकिन कैप्टन ब्राउन ने आके क्या किया, वो गरीबों में रहना भी शुरू हुआ और उसने इन अमीरों की जो फेस पे मास्क थे उनको अनमास्क भी करना शुरू किया कि अगर इतना सब कुछ है तो फिर इनके हालात क्यों नहीं बदलते। ये मैं एक एनोलॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ इस पूरी रीडिंग्स में से, क्योंकि हमने इन 30 वर्ड्स अपने वर्ड में लिखना भी है ना कि हमने कैप्टन ब्राउन के पैसेज से लर्न क्या किया। तो पहली बात तो लर्न हमने ये की कि जब लोग अपने एलिगेंट इकोनॉमी और बेहतरीन मईशत की बात करते हैं, तो क्या वो गरीबों का भी कुछ दे रहे हैं, ये देखना जरूरी है। अगर तो वो दे रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं दे रहे तो फिर उस एलिगेंट इकोनॉमी का अचार डालना है, क्या करना है। और दूसरी बात, जो इस तरह के सेल्फिश कम्युनिटीज, सेल्फिश सोसाइटीज और सेल्फिश क्लासेस होती हैं, वो कभी भी अपनी सेल्फिश से बाज नहीं आती, ठीक है ना। और जो उनकी उस सेल्फिशनेस के मास्क को अनमास्क करता है उसको वो बुरा समझती है, चाहे वो कैप्टन ब्राउन हो या चाहे वो आपके आज के माशरे में रहने वाले अब्दुल सत्तार ईदी, बिल्किस ईदी या इस तरह के लोग हों जो इस माशरे के ऊपर तंज भी करते हैं। और बहुत बड़े बड़े आपको आपके माशरे में तो बड़े बड़े लिखारी भी आए हैं, हबीब जालिब जैसे, फैज़ अहमद फैज़ जैसे और अहमद फराज जैसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े दोहरे निज़ाम और रियासती जबर के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। खैर वापस आते हैं, तो उसके अगेंस्ट समझ लें कि वो जो बंदा वहां हाफ पे कैप्टन वहां पे रह रहा था नेबरिंग री रोड पे, वो रह नहीं रहा था, बल्कि बड़ा पैशनेटली, वेहेमेंटली उसने उस जगह पे मौजूद जो क्रैनफोर्ड का जो एलिगेंट इकोनॉमी और वहां के लोग थे ना, उनके खिलाफ उसका रहना एक पटिशन भी था, एक अपील भी था। वो उनके खिलाफ, उसके मौजूदगी ही उनके खिलाफ होने की एक जमानत थी। एंड इफ इन एडिशन टू हिज मैस्कुलाइन जेंडर, और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है वो जरा मर्द टाइप बड़ा बॉडी बिल्डर, क्योंकि आर्मी मैन था और हाफ कैप्टन रिटायर्ड था, तो उस पर डायरेक्ट हाथ भी नहीं डाला जा सकता था। फिजिकली भी बड़ा फिट था और अपने आप को वो गरीब कहता था, लेकिन वो जो होते हैं ना बड़े बुरे हालात वाले गरीब जो किसी के आगे बोल भी नहीं सकते, तो वो ऐसा नहीं था, कॉन्फिडेंट था, आर्मी में सर्व किया हुआ था।
एंड हिज कनेक्शन विद द ऑब्नोक्शियस रेल रोड। और ऑब्वियस सी बात है वो एक ऑब्नोक्शियस किस्म का, एक गंदे किस्म का, एक डर्टी किस्म के रेल रोड की जो टाउन था वो वहां पे रहता था। इस वजह से उन औरतों को बड़ी तकलीफ थी। ऊपर से वो बड़ा मस्कुलर था, वो उसको कह तो कुछ सकती नहीं थी। ही वॉज सो ब्रेजन, वो इस कदर बेशरम हो चुका था। ब्रेजन का लफ्जी मतलब बेशरम होना ही होता है। बेशरम का अगर देखा जाए तो शेमलेस या बोल्ड भी कह सकते हैं। इतना ज्यादा वो बोल्ड और बेशरम हो गया था एज टू टॉक ऑफ हिज बीइंग पुअर। वो अपने गरीब होने की हर वक्त बात करता था। वाई देन इंडीड ही मस्ट बी सेंट टू कोवेंट्री। वो इतना ज्यादा खुल्लम खुल्ला अपनी गुर्बत की बात करता था और अपने टाउन की बात करता था, और जाहिर है फिर वो क्रिटिसिज्म करता होगा क्रैनफोर्ड की एलिगेंट इकोनॉमी और वहां के रहने वाले लोगों पे। तो वहां की औरतें कहती थी वाई नॉट इंडीड ही मस्ट बी सेंट टू कोवेंट्री। सेंट टू कोवेंट्री एक अंग्रेजी की लिटरेचर का एक मुहावरा है। सेंट टू कमेंट्री का मतलब होता है इसको जिला वतन कर दो, इसका सोशल बाइकआउट कर दो, इसको खाना पीना मिलना जुलना उठना बैठना इससे छोड़ दो, इसको अकेला कर दो। ये सेंट टू कमेंट्री आज की यूके की एलिगेंट क्रैनफोर्ड की इकोनॉमी में नहीं होता। ये सेंट टू कवेंट्री अगर आप इस्लाम की तारीख पढ़ें 1442 साल पहले जाके देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब अबी तालिब में भी इसी वजह से डाल दिया गया था। क्योंकि जब आप सोसाइटी की मईशत, सोसाइटी की माशरत और सोसाइटी के समाजी निज़ाम के खिलाफ अलम हक बुलंद करते हैं, उनको झंझोड़ते हैं, तो उस सोसाइटी के ठेकेदारान आपको अलग ही कर देते हैं। बिल्कुल आपको ये चीज यहाँ मिलेगी। और ये भी एक ऐसा लेसन है जो मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको पूरे पैसेज में से ढूंढना है, तो ये भी लेसन आपको मिल सकता है कि वो लोग उसको डिसलाइक करते थे, वो कहते थे इसने हम पे कब्जा कर दिया, वो कहते थे इसको सोशल बाइकआउट कर दो। और आज के दौर में भी आप देख रहे हैं ऐसा ही होता है। डेथ वॉज अ ट्रू, डेथ वॉज एज ट्रू एज कॉमन एज पॉवर्टी। वो कहता है उस दौर में भी मौत उतनी ही सच थी और उतनी कॉमन थी जितनी गुर्बत है और जितनी आज है। आज भी मौत आनी है, और जिस तरह दुनिया में मौत आनी होती है, इसी तरह जो गुर्बत है ना वो भी साफ नजर आ रही होती है कि गरीब गरीब है। येट पीपल नेवर स्पोक अबाउट दैट लाउड ऑन द स्ट्रीट्स। लेकिन वो कहता है आज तक लोग डेथ के बारे में तो ऊंचा ऊंचा नहीं बोलते। ये क्रिटिसिज्म हो रहा है ना कैप्टन ब्राउन के बारे में कि यार मरना भी तो सबने है ना, लेकिन को कहता है ऊंचा ऊंचा मरना है मरना है मरना है। नहीं, ये कॉमन टू गुर्बत भी ऐसे ही है। अब इसका क्या मतलब है तुम गुर्बत का डंडोरा पीटना शुरू कर दो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, खुशहाल हैं, एंजॉय, उनको उनके एंजॉयमेंट को डिस्टर्ब ना करो। इट वॉज अ वर्ड नॉट टू बी मेंशन्ड टू एयर्स पोलाइट। आय हाय हाय, यहाँ एयर पोलाइट का मतलब जवाब आ गया। वो कहता है ये एक ऐसा वर्ड है जो कान के कच्चे लोगों को नहीं बताना चाहिए, वो भी परेशान हो जाते हैं। वो फिर किसी और को कहेंगे, किसी और को, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो बात फैल जाएगी, फिर उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी अगर आप डेथ 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 की बात करेंगे तो लोग सोचेंगे है मरना है, तो मरने के बाद क्या होगा? तो आफ्टर लाइफ, जो आफ्टर डेथ लाइफ है उसके बारे में, आखिरत के बारे में लोग सोचेंगे। तो फिर आपकी जैसी जिंदगी याशी वाली तो नहीं गुजारेंगे। इस तरह अगर पॉवर्टी 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 आप हर वक्त करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि लोग इनके लिए आवाज बुलंद करेंगे और क्रैनफोर्ड की उस एलिगेंट इकोनॉमी के अमीर तरीन लोगों को कहेंगे कि भाई इनको भी कुछ दो, इनका भी कुछ हिस्सा दो, अब इनके लिए भी कुछ निकालो, इनको भी इनके बुराई हालात से बेहतरी की तरफ लेके आओ। तो ये तो एक सोशल मूवमेंट चली जाएगी। वी हैड tacitly agreed to ignore that any with whom we associated on terms of visiting equality। वो कहता है हम तो ये implied छुपे हुए तरीके से, खामोशी से, सीक्रेटली, टैसिटली होता है सीक्रेटली, अग्री करते हैं कि हम इग्नोर करेंगे। ओपनली तो नहीं हम कहते, लेकिन वो कहता है हम अंदर खाते, अंदर से हमने दुनिया में एक निज़ाम ऐसा, आज के भी समाज में आप देख लें, आप इग्नोर कर देते हैं किसी की बदहाली, आप इग्नोर कर देते हैं किसी की जो है गुर्बत। आप वो ठीक है बस अल्लाह मालिक है, चलो जी अल्लाह बेहतर करेगा। अब आप कोरोना के दौरान देख ले लोगों के हालात कितने खराब हुए हैं, लेकिन इग्नोर, बस इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया? वो ये बात कर रहा है। We had tacitly agreed to ignore that any with whom we associated। हम ये impliedly, छुपे हुए सीक्रेटली तरीके से ये अग्री करते हैं। कहता ओपनली तो कोई नहीं मानता, अंदर अंदर सब ये ऐसा ही करते हैं। क्या कि हमारा एक एग्रीमेंट है कि हम इग्नोर करेंगे किसी भी बंदे से जिसके साथ हमारा ताल्लुक है, ऑन टर्म्स ऑफ विजिटिंग इक्वालिटी कुड एवर बी प्रिवेंटेड
बाय पॉवर्टी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दे विश। तो वो कहता है कि अंदर से तो हम इस चीज के ऊपर कमिटेड हैं, खामोशी से हम इसको अग्री भी करते हैं। क्या करेंगे जी कि ऑन टर्म्स ऑफ विजिटिंग इक्वालिटी, कि हम एक दूसरे के साथ बराबरी का सलूक करें, कुड एवर बी प्रिवेंटेड बाय पॉवर्टी। हमेशा इक्वालिटी का मुकाम पॉवर्टी से ही जज किया जाएगा। किसी का इल्म, किसी का जहीन होना, किसी का काबिल होना, वो कहता ना जी ना, could they ever be prevented by poverty from doing anything they wished। क्योंकि वो गरीब हैं, वो हमारे बराबर जिंदगी नहीं गुजार सकते, वो गरीब हैं, वो हमारी पार्टीज में नहीं आ सकते, वो गरीब हैं। वो कहता है ये ओपनली हम नहीं कहते, ओपनली कहेंगे तो यार सोसाइटी में हमें लोग बुरा कहेंगे। तो वो कहता है हाई क्लास का ये स्टाइल होता है कि उनको ये पता होता है कि हमने इनसे दूर रहना है, क्योंकि ये हमारे बराबर के ही नहीं है। इफ वी वॉक टू और फ्रॉम द पार्टी, वो कहता है आप अगर अंदाजा लगाएं, हम जब किसी पार्टी में जाएं या किसी पार्टी से वापस आए, इट वॉज बिकॉज द वेदर वॉज सो फाइन और द एयर वॉज सो रिफ्रेशिंग, नॉट बिकॉज सेडान चेयर वर एक्सपेंसिव। वो कहता है आपने कभी देखा है कि हम किसी पार्टी में किसी जगह पे जाते हैं, किसी आपस में कोई मुलाकात या कोई इज्तिमा होता है कि किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी के घर मिलाद हो गया है, किसी का कोई ईद मिलन पार्टी रख ली, किसी की फेयरवेल पार्टी होगी, कोई भी पार्टी, तो हम वहाँ क्यों जाते हैं? अच्छा मौसम मिलेगा, अच्छा वेदर है, उसको एंजॉय करेंगे, वहाँ की जो एयर है वो बड़ी रिफ्रेशिंग थी, लोग बड़े अच्छे थे। कि हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ बड़ी एक्सपेंसिव सेडान किस्म की चेयर्स होंगी, पड़ी हुई होंगी, हम उन पे बैठ के मजा करेंगे। इफ वी वर प्रिंट इंस्टेड ऑफ समर सिल्क्स, इट वाज बिकॉज वी प्रेफर्ड अ वॉशिंग मटेरियल एंड सो ऑन। कहता है अगर हम समर के अंदर गर्मियों में सिल्क के कोई या कोई चीज पहनते हैं, ये इसलिए पहनते हैं कि इस पे बड़े खूबसूरत और महंगे प्रिंट्स हुए हैं, क्योंकि सिल्क आपको पता है थ्रू आउट द टाइम महंगा रहा है, और अच्छे प्रिंट उसमें पुराने दौर में बड़ी मुश्किल हाथ से किए जाते थे और डाइंग से साथ किए जाते थे। तो हम इसलिए पहनते हैं कि वो वॉश करने में आसान है या वो बहुत एक्सपेंसिव है। कहते हैं सोचने की बात है ना, इसलिए कि वॉश करने में आसान है। And so on till we blinded ourselves to the vulgar fact that we were all of us people of very moderate means। तो क्या कहता है हमने अपने आंखों को अंधा कर लिया है अपने अबाद सेल्फ से रिलेटेड। हम अपने आप को नहीं देखते, दूसरों में हमें बुराई नजर आती है, हमें अपने अंदर नजर नहीं आता कि हम एक वल्गर फैक्ट के पीछे भाग रहे हैं। वो वल्गर फैक्ट क्या है कि हम अपने आप को तो मॉडरेट और अमीर और सब कुछ कहते हैं। अब ये बात कर रहा है एलिगेंट इकोनॉमी ऑफ क्रैनफोर्ड की खवातीन और उन लोगों के बारे में कि हम अपने आप को बड़ा साफ सुथरा, बड़ा सुलझा हुआ, बड़े साफ प्रिंटेड कपड़े पहनने वाला और बड़ी पार्टियां अटेंड करने वाला कहते हैं। तो हम जो फिर दूसरों के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, दूसरों को उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं इसको निकालो यहाँ से, ये क्या गुर्बत गुर्बत रवत कर रहा है, इसको निकालो यहाँ से, इसकी सोच ही गरीबों वाली है। इस तरह हमारे यहाँ भी आप अगर कोई सोशल इशू पे बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं आपके पास कोई और काम नहीं है, आपकी सोच ही गरीबों वाली है, आपने इससे बाहर ही नहीं आना। तो ये है क्रिटिसिज्म पूरे का पूरा, और यही वजह है कि लेडीज ऑफ क्रैनफोर्ड उस कैप्टन को डिसलाइक करती थी कि वो उनके अंदर की बातें खुल के सामने लाता था, उनकी मुनाफकत को सामने लाता था। यहाँ पे उसने बात की है ना, टैसिटली अग्रीड, जो इम्प्लाइडली वो मानते थे और झूठा था। व्हाट द रीजंस वर गिवन, और रीजंस उसकी क्या दी जाती थी कि क्यों इसको यहां से निकाला जाए, वो बता दिया गया है। उसको क्यों सेंट टू कमेंट्री किया जाए, जाहिर सी बात है उसके एयर पोलाइट हाउ डू यू जस्टिफाई दिस कंस्ट्रक्शन, ये आपको मैंने डिटेल में बता दी। अब आपने कोशिश ये करना है कि इनमें से इसको मैच करना है, और जिसका जहां पे आंसर है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो पूरे पैसेज में मैंने आपको जहां जहां आया हाईलाइट करके बता दिया। आपने क्या करना है, इसको ऐसे करना है और इसके इर्द गिर्द फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिला यहाँ से यहाँ तक, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट डालनी है और एक ब्रैकेट डाल देनी है जहां से आपको ये आंसर शुरू हुआ। ठीक है, ये मैं ब्रैकेटिंग भी बता दूं ये, और इस ब्रैकेट की साइड पे, क्योंकि आप अपने हाथ से पेंसिल से कर रहे होंगे, 1 1 लिख देना है। फिर और किसी जगह पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल रहा है, वो लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर के वर्ड्स के पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 उसी के वर्ड में आपने लिख देना है। इसको कहते हैं सॉर्ट आउट कर लेना, किसी चीज को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना, अखज कर लेना। फिर इनको अपने वर्ड में रिफ्रेश करके जब आप लिख देंगे तो फिर आपके मसाइल हल हो जाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम आने के चांस होंगे।
तो अब अगर इससे मुतल्लिक कोई सवाल आप लोग करना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन आस्क द क्वेश्चन प्लीज।